कि सरकार जिसके हाथ में गद्दी है, जिसके हाथ में कलम है, जिसके हाथ में ताकत है, वो किसानों के बारे में ना सोच करके उद्योगपतियों के बारे में ज्यादा सोचती है। सब्सिडी किसानों को देने की जगह उद्योगपतियों को देती है। एक किसान जिसके पास में 10-12 बीघा जमीन, वो बहुत साल में कमा पाता है तो इतना ही कि घर का अनाज निकल जाए और एक गुजर बसर लायक कुछ खर्चा उसके पास निकल जाए। वहीं उतनी ही जमीन में जब कोई कॉर्पोरेट सेक्टर या कंपनी काम करती है तो सरकार के द्वारा उसको सुविधाएं भी दी जाती हैं। देखिए, सरकार की पॉलिसी में कहीं ना कहीं गलती है। सरकार का जो फोकस है वो उद्योगपतियों के प्रति ज्यादा है, किसानों के प्रति कम है। अगर हम उद्योगपतियों की बात करें तो वो पार्टियों को फाइनेंस करते हैं, चुनाव में पैसा देते हैं, उनको चंदा देते हैं, इसलिए उनके लोन इजी गोइंग जा करके उनके टेबल पे पास करके आती है सरकार और सरकार की जो संस्थाएं हैं। अच्छा, हम जब मार्केट में दूध खरीदने जाते हैं, भैंस का दूध हो गया तो 65 रुपए 70 रुपए लीटर हमको पड़ता है। वही दूध किसान जो है आप बता रहे हैं कि 40-50 रुपए के रेट में बेचता है। बहुत ज्यादा बता दिया, बहुत नीचे आई, उसको 35 रुपए 40 रुपए लास्ट मिलता है। भारत में सबसे स्मार्ट किसान किस प्रदेश के किसान को मानते हैं? देखिए, सबसे स्मार्ट जो है वो के उत्तर प्रदेश के निवासी होने के साथ ही आप उत्तर प्रदेश के किसानों को ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं, ऐसा क्या बताना चाहते हैं कि वो आगे ग्रोथ कर सकें? किसानों से अपील करना चाहेंगे कि अगर अब से भी अपनी फसल और नस्ल को बचाना है तो लोगों को भारत में जो किसान है, इसकी जब जमीन एक्वायर होती है वहाँ पे उद्योगपति आके बिल्डिंग्स खड़ी करते हैं, तमाम डेवलपमेंट लाते हैं। ये वही किसान उन्हीं बिल्डिंग्स में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में खड़ा मिल जाता है। जो गवर्नमेंट है वो जब चंदे से और कमीशन खोरी से इन सब चीजों से हटेगी और किसान के हित में सोचेगी, तब इस पे कुछ लगाम लगेगा। नमस्कार, मैं ईशांत। आज बेलगाम बंदा के इस एपिसोड में हमारे साथ बैठी है एक ऐसी शख्सियत जो किसानों की लड़ाई लड़ती है। और किसानों की लड़ाई से हमें याद आता है, जब हम किसान नेता या किसान लीडर्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक वही धुंधली सी एक पुरानी सी तस्वीर आती है कि फटी धोती, सर पे पुराने कपड़े की पगड़ी, एक गरीब आदमी जो आवाज उठा रहा है, हम तो किसान हैं जी। परंतु शायद आज आपका दृष्टिकोण इन बातों से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से बदल जाए। हमारे साथ मौजूद हैं श्री अनुज सिंह जी, युवा अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। तो अनुज जी, आप हमको ये बताइए कि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर इस देश में सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीनों में आने वाला ये स्टेट है, और इस स्टेट के अंदर कभी भी कोई ऐसा प्रभावी चेहरा नजर नहीं आता जो किसान नेता कहला सके। और इस प्रदेश के जो लोग हैं, इस प्रदेश के जो किसान हैं, वो कभी भी किसान प्रदेश के लीडर के रूप में नजर नहीं आते, किसान देश के लीडर के रूप में। देखिए, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत निकल करके आए, जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, न सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि पूरे विश्व के नेता माने गए। और उनके द्वारा खड़े किए गए आंदोलन आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। उतने बड़े बड़े आंदोलन आज तक कोई नहीं कर पाया। इसी उत्तर प्रदेश की माटी से चौधरी चरण सिंह निकल करके आए, जो देश के प्रधानमंत्री तक बने और किसान वेलफेयर में उन्होंने बहुत काम किया। इसी उत्तर प्रदेश की मिट्टी से चौधरी राकेश टिकैत जी हैं, जो आज संघर्ष कर रहे हैं। पूरा विश्व उनके द्वारा किए गए ट्रैक्टर आंदोलन को याद करके आज कई देशों में ट्रैक्टर आंदोलन खड़े हो गए हैं। और किसान अब कहीं भी आंदोलन में जाता है तो अपने ट्रैक्टर को हथियार के रूप में लेके जाता है। जैसे मिलिट्री के पास टैंक है, वैसे किसान ट्रैक्टर को डबल यूज कर रहा है, अपने खेत में भी यूज कर रहा है, जिससे अपनी जमीनों को उपजाऊ बना रहा है, खेती का काम कर रहा है। और जरूरत पड़ने पे सत्ता में बैठे लोगों पे, चाहे प्रशासन में बैठे जो अधिकारी हैं, वो अगर उनके हक की बात नहीं करता तो उनके दरवाजे पे उसी ट्रैक्टर से जाकर वो दस्तक देता है और अपने काम को करवाने का काम करता है। इस बात को मैं जरूर मानूंगा, आपकी बात में मैं सहमत हूं कि इतनी उपजाऊ जो जमीन होने के बाद भी उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत बहुत माली है। लेकिन उसके लिए उत्तर प्रदेश का किसान जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि किसान किसी भी अवस्था में, चाहे बारिश हो, धूप हो, मौसम उसके साथ रहे या ना रहे, प्रकृति की कितनी भी मार झेल ले, लेकिन वो हर बार ये सोच के उस धरती के सीने को फाड़ करके उसमें से अन्न निकालने का काम करता है कि अगर आज मैं इसमें खेती नहीं करूंगा, आज मैं इसमें अन्न नहीं निकालूंगा, इसमें फसल नहीं लगाऊंगा, तो इस देश की 140 करोड़ जनसंख्या भूखी सो जाएगी। लेकिन दिक्कत है तो वहां पे कि सरकार जिसके हाथ में गद्दी है, जिसके हाथ में कलम है, जिसके हाथ में ताकत है, वो किसानों के बारे में ना सोच करके आज के समय में इंडस्ट्री और उद्योगपतियों के बारे में ज्यादा सोचती है। सब्सिडी किसानों को देने की जगह उद्योगपतियों को देती है। जिस दिन सरकार का दिल किसान के लिए धड़कना शुरू हो जाएगा, उस दिन ये उत्तर प्रदेश निश्चित तौर पे इस विश्व की सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन होने वाला प्रदेश है। और यहाँ का किसान भी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मजबूत किसानों में से एक होगा। एक किसान जिसके पास में 10-12 बीघा जमीन है, वो बहुत साल में कमा पाता है तो इतना ही कि घर का अनाज निकल जाए और एक गुजर बसर लायक कुछ खर्चा उसके पास निकल जाए।
वहीं उतनी ही जमीन में जब कोई कॉरपोरेट सेक्टर या कंपनी काम करती है तो सरकार के द्वारा उसको सुविधाएं भी दी जाती हैं और वो लाखों का रेवेन्यू भी जनरेट करती है, मॉडर्न टेक्निक से खेती भी करती है। पर हमारा एक आम किसान जब सरकार के द्वारा लाई गई योजनाओं के लिए बैंकों पे जाता है, चाहे एमएसएमई की योजनाओं तमाम हो, तो उसको वहां पे दलाल मिलते हैं और उसको वहां पे जहां पे मॉर्गेज नहीं भी कुछ रखना है वहां भी मॉर्गेज रखने को बैंक कहती है, जो कि सरकार की योजना के एकदम विरुद्ध होता है। देखिए, सरकार की पॉलिसी में कहीं ना कहीं गलती है। सरकार का जो फोकस है वो उद्योगपतियों के प्रति ज्यादा है, किसानों के प्रति कम है। अगर सरकार किसान को कहीं लोन लेने की जरूरत ही नहीं है। किसान सिर्फ इसलिए मजबूर है कि किसान को उसकी फसलों का भाव नहीं मिल रहा। वो किसी भी प्रदेश की बात करें, किसी भी क्रॉप के किसान की बात करें, चाहे वो गेहूं का किसान हो, चाहे वो गन्ने का हो, चाहे मक्के का हो, चाहे आलू का हो, चाहे बाजरा का हो, चाहे दलहन का हो, किसी भी सेक्टर का वो किसान हो, किसी भी क्रॉप का वो किसान हो, किसी भी फसल का किसान हो, समस्या ये है कि हमें अपना भाव निर्धारण करने की आज़ादी नहीं है। जिस दिन इस देश का किसान अपने फसलों का भाव निर्धारण करना सीख जाएगा या सरकार उसको एमएसपी देना शुरू कर देगी तो निश्चित तौर पे किसान की व्यवस्था हो जाएगी कि उसे लोन लेने की जरूरत ही नहीं है। और रही बात लोन की, तो किसान की स्थिति यह है कि सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं बना रखी हैं, इतने नॉर्म्स बना रखे हैं किसानों के लिए कि वो डायरेक्ट जाके खुद से लोन ले ही नहीं सकता। उसे इतने टेबल घुमा दिया जाता है कि वो थक हार के लास्ट में दलालों और बिचौलियों के पास जाता है और उनके माध्यम से लोन और अपने काम को कराता है। चाहे आप केसीसी के लोन की बात करें या एमएसएमई की लोन की बात करें या किसी प्रकार का भी कृषि लोन हो, अगर किसान को लोन चाहिए तो निश्चित तौर पे उसे किसी न किसी एजेंट को या किसी न किसी दलाल को पकड़ना पड़ेगा, तभी वो कुछ करा सकता है। इसी के विपरीत अगर हम उद्योगपतियों की बात करें तो वो पार्टियों को फाइनेंस करते हैं, चुनाव में पैसा देते हैं, उनको चंदा देते हैं, इसलिए उनके लोन इजी गोइंग जा करके उनके टेबल पे पास करके आती है सरकार और सरकार की जो संस्थाएं हैं, और किसान को खुद उनके पास जाके चक्कर काटना पड़ता है, फिर भी उनको लोन इजी वे में नहीं मिलता। वो लोन अगर लेता है तो 10-20% तो वो कमीशन और भाड़ा में और अपने इधर उधर आने जाने में खर्च कर देता है। ये विडंबना है। सरकार की पॉलिसी कहीं ना कहीं गलत है। सरकार को उस पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा। जिस अधिकारी ने, जिन लोगों ने पॉलिसी बनाई, उसको फिर से उनको रिवाइज करना पड़ेगा, एक अच्छी पॉलिसी लानी पड़ेगी। और अगर सरकार लोन नहीं भी देना चाहती किसानों को तो बस उनके भाव निर्धारित कर दे, उनको एमएसपी गारंटी कानून दे दे, उसे किसी लोन की जरूरत ही नहीं। बहुत सारी जगहों पे सरकार को तो हम गलत कहते हैं, क्या हमारे उत्तर प्रदेश के, बिहार के जो ये गैंगेटिक बेल्ट है, इनके किसानों में भी आपको ट्रेडिशनल खेती के हिसाब से चलते हैं, वरना कुछ मॉडर्नाइज होने के प्रति एक उदासीनता नहीं नजर आती है? देखिए, है क्या ना कि चीजें हम बोने को तो कुछ भी बोए, किसान जो गंगा जी की बेल्ट का है, गंगा जी की तराई क्षेत्र का है, वो कुछ भी बो सकता है, क्योंकि जमीन ऐसी है कि आप कुछ भी फेंक दोगे तो उसको उगना है और ठीक ठाक फर्टिलिटी है यहाँ की। समस्या क्या है कि मार्केट हमारे पास नहीं है। हम करें तो करें क्या? अब जैसे आप बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ट्रेडिशनल खेती गन्ना है, क्योंकि वहां गन्ना की फैक्ट्रियां हैं। बीएसपी गवर्नमेंट ने इधर की गन्ना, जितने भी चीनी मिलते सब बेच दिया। अब जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान है, वो गेहूं और चावल छोड़ के जैसे ही किसी और फसल पे जाता है तो उसकी मार्केट ही नहीं, तो करे क्या? उसे पता है कि अगर हम गन्ना बोएं, उससे गुड़ बनाएं या और चीजें हैं तो उसका भाव अच्छा है, लेकिन वो करे तो करेगा, गन्ना कैसे लगाए वो, जब कुछ है ही नहीं। चीनी मिली सब बिकी हुई है, सरकार का उस पर फोकस ही नहीं है। कपास पैदा करे तो कपास की यहाँ कोई इस तरीके का चीज ही नहीं है। मार्केट भी होनी चाहिए ना, मार्केट देना वो गवर्नमेंट का काम है। किसान बोने को तो कुछ भी हो सकता है, माटी यहाँ की ऐसी है कि एवरग्रीन है, कुछ भी आप लगाओगे तो बहुत अच्छी फसल का उत्पाद वो देगा, लेकिन मार्केट भी तो होना चाहिए। ट्रेडिशनल खेती से वो कैसे हटे? ट्रेडिशनल से खेती से हटने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, सरकार का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि सरकार शक्तिशाली चीज है, पावरफुल चीज है। लेकिन जब सरकार सपोर्ट ही नहीं करेगी, सरकार उन्हें उस तरीके का माहौल बना के नहीं देगी, उस तरीके का क्लाइमेट नहीं देगी, उस तरीके का प्लेटफॉर्म बना के नहीं देगी, तो किसान ट्रेडिशनल खेती से हटे तो कैसे हटे? भदोही क्षेत्र पूर्वांचल में आता है, वहां पे एक क्षेत्र पड़ता है औराई। औराई क्षेत्र समांतर नाम था जिला औरैया, जो कि कानपुर के आगे आता है। औरैया में लगनी थी चीनी मिल, लग गई औराई में क्लैरिकल मिस्टेक के चलते, फिर औराई में बंद भी हो गई। ना वहां की चीनी मिल दोबारा चालू हुई, ना यहां पे दोबारा चीनी मिल लगी। उसके एवज में इस क्षेत्र में उस समय में कई सारे गन्ना किसान पैदा हो गए कि भाई आप चीनी मिल फैक्ट्री लगेगी, गन्ना बिकेगा, गन्ना साल भर की फसल हो जाती है। तो गन्ना लग गया,
जब वो किसान गन्ना बेचने गए तो जितनी लागत थी उससे कम का रेट मिल रहा था। तो कई किसानों ने उस समय में, मेरे खुद के दादाजी ने वो गन्ना अपने खेत में गड़वा दिया। कई बार हमें ऐसा देखना पड़ता है किसानों ने टमाटर सड़क पे पलट दिए मंडी में बेचने के मुकाबले, क्योंकि सरकार रेट नहीं दे पाती है। इसमें जमाखोरों की भी एक जो रोल होता है बहुत बड़ा। तो क्या किसान और कस्टमर के बीच में, जो उपभोक्ता उसके बीच में, ये जो दलाल बैठे हुए हैं वो सरकारी तंत्र के माध्यम से ही बैठे हैं, और किसानों के द्वारा, किसानों के लिए बनाई गई जो संस्था है उन्हीं के द्वारा बैठे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा आंदोलन, ऐसा प्रेशर जैसा कि पंजाब और हरियाणा के किसानों ने किया दिल्ली के अंदर, ऐसा प्रेशर उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों नहीं जनरेट हो पाता? ऐसा एक्टिविटी क्यों नहीं किसान दे पाते हैं? और क्यों किसानों की इमेज हमेशा ऐसी बनी हुई है कि गरीब फटी धोती पहन के आ रहा है, लोगों के माइंड में किसान मतलब गरीब, आंदोलन करने वाला, बस। देखिए, किसान मतलब गरीब, ये जो क्रोनोलॉजी बनाए तो गवर्नमेंट ने बना रखा है, क्योंकि आप उसको भाव नहीं दे रहे हो। जैसे आपने कहा कि किसान और कंज्यूमर के बीच में दलाल बैठा हुआ है। किसान कुछ भी उगा ले, कितना भी अच्छा उसका प्रोडक्ट हो, कितना भी अच्छी उसकी फसल हो, बट जब जैसे उसके खेत में फसल तैयार होती है उसका भाव बिल्कुल ऐसा आ जाता है कि बस वो किसी तरीके से अपनी लागत निकाल पाए तो निकाल पाए, अदरवाइज उसको घाटे में ही बेचना है। लेकिन जैसे ही वो बीच के दलालों के पास या मीडिएटरों के पास जाता है, आड़तियों के पास जाता है, जो बीच में कमीशन खोरी का काम करते हैं उनके पास जाता है, या बड़ी कंपनियां अब तो इन्वॉल्व हो गई फूड सेक्टर में, जब उनके पास जाता है तो उनका रेट तुरंत इंक्रीज हो जाता है। जैसे हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल में किसान जो सेब का था वो बहुत खुशहाल था। गौतम अडानी सेब के फील्ड में कूदे, हिमाचल में बड़े बड़े उन्होंने अपने गोदाम बनाए, पूरा एकदम एसी चिलर लगा हुआ। अब वहां की कंडीशन क्या है हिमाचल के सेब किसान की, कि जैसे ही उनकी फसल तैयार होती है गौतम अडानी का 10-20 हजार मेट्रिक टन सेब मार्केट में आ जाता है, रेट खुल जाता है 8 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, जो उसकी मर्जी हो। अब किसान कितने दिन, आप बताओ, सेब को स्टोर करके रखेगा? उसकी व्यवस्था नहीं है। आज भी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज भी ऐसे किसान हैं कि अगर उनकी गेहूं की फसल तैयार हो गई और उसने अपना छाट बना के रख लिया सब थ्रेसिंग करके, तो उसकी इतनी कंडीशन नहीं कि वो उसको कहीं रख पाए, क्योंकि बहुत से किसानों की हालत, आप 10-12 बीघे की बात कर रहे हैं, मैं ऐसे भी किसानों को जानता हूं जो 10 बिस्सा, 5 बिस्सा और 1 बीघा से कम वाले हैं, वही ज्यादा है हम लोग के यहाँ। उनकी इतनी भी कंडीशन नहीं है, वो बेचारे जब उनके यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो मेहमानों को पड़ोसी के यहाँ सुलाते हैं। ऐसे भी किसान है हमारे साथ, और इनको वहां तक ले जाने में जो मुख्य भूमिका है वो सरकार की है, क्योंकि सरकार ने कभी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज किसान मांग क्या रहा है? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और जिस दिन वो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस के लिए लड़ने लगेगा उस दिन क्या होगा इस देश की सरकार का? आखिर ये किसान की माली हालत है कि वो रख नहीं सकता, स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए तो उसको सस्ते में बेच रहा है। आपने टमाटर की बात की, अगर टमाटर को स्टोर करने की उसकी क्षमता होती तो वो 2-4 महीने स्टोर करके जब भाव महंगा होता तब बेचता। लेकिन सरकार को पता है ना कि रॉ मटेरियल है वो तुरंत जो है सड़ जाएगा, तो इसलिए इनसे खरीदो। बीच में जो उनको बैठे हैं, जो चुनाव में फाइनेंस करते हैं, जो उद्योगपति हैं, जो उनकी जी हुजूरी करते हैं, उनके लिए सरकार का दिल धड़कता है। सरकार का दिल किसानों के लिए धड़कता ही नहीं है। और आंदोलन की रही बात, तो जो आदमी जूझ रहा है, अपने फलों के लिए, अपने सब्जियों के लिए, अपने अनाज के लिए, वो आंदोलन कैसे करेगा? और आंदोलन ऐसा नहीं, आंदोलन धीरे धीरे खड़ा होता है। जैसे 2020 में जो 3 कृषि कानून आए, जिससे इस देश के किसानों ने काले कृषि कानून कहा, उसमें उत्तर प्रदेश की और बिहार के किसानों की बहुत भूमिका रही, बहुत आंदोलन हुआ। पूरा आंदोलन ही गाजीपुर बॉर्डर से, गाजीपुर और गाजियाबाद का जो बॉर्डर है वो उत्तर प्रदेश में ही लगता है, और पूरा सेंटर पॉइंट वही था, वहीं से पूरा लीड हुआ। चौधरी राकेश टिकैत जी ने लीड किया, और भी बहुत से संगठन थे, बहुत से साथी थे, और उसमें बलिया हो गया, आपका गाजीपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, इलाहाबाद हो गया, इधर लखनऊ हो गया, उधर बाराबंकी, फतेहपुर, आपका गोरखपुर, कुशीनगर, ये सब में बहुत बड़े बड़े मूवमेंट हुए। तो जब प्लेटफॉर्म मिलेगा तो किसान अपनी बात को लेकर के जाएगा, और जब प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, कोई लड़ने वाला नहीं रहेगा, तो फिर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता ना, तो फिर अकेले अकेले करते करते रह जाएगा। झारखंड में कुछ ट्राइब्स थी, आदिवासी ट्राइब्स, जिन्होंने पर्टिकुलर ब्रीड ऑफ राइसेस को, जो उस समय उसी क्षेत्र में, उसी इलाके में उगती थी, उनको बचा के आज तक रखा हुआ है। गवर्नमेंट, मैं देखता हूं कि बाहर से जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आ रहे हैं, जीएमओस आ रहे हैं,
उनको ज़्यादा प्रमोट कर रही है, लोकल सीड्स को, लोकल जो वैरायटीज़ हैं उनको ख़त्म करती जा रही है। और आपने जैसे बताया कि यहाँ पे मार्केट नहीं है, तो मेरा एक दोस्त है वो मशरूम की खेती करता है, वो गोरखपुर का रहने वाला है, वो नेपाल जाके खेती कर रहा है, और खेती करने के पीछे उसने वजह, मैंने पूछा यहाँ क्यों नहीं इन्वेस्ट करा, कह रहा मार्केट नहीं। तो क्या किसान ने कभी, यहाँ के किसान ने उस मार्केट को जनरेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए आवाज उठाई? देखिए, बात आवाज उठाने की नहीं, बात है कि अगर आप आवाज उठाएंगे तो सुनने वाला कितना इफेक्टिव है। अगर सुनने वाला ही बहरा बैठा हुआ है तो आप आवाज कितना उठाएंगे। आज की डेट में ये कि जो शासक वर्ग है वो बेलगाम हो गया है, वो तानाशाह हो गया है, तो आवाज आवाज आप उठाते रहो। भाई सुनने वाले के अंदर भी तो करुणा होनी चाहिए ना, उसके अंदर भी तो एक भाव होना चाहिए कि यार ये कह रहा है, अगर चिल्ला रहा है किसी बात के लिए तो क्यों चिल्ला रहा है, सही चिल्ला रहा है, गलत चिल्ला रहा है, ये सुनने वाला भी तो होना चाहिए। जो पहले से प्रिडिक्ट करके बैठा हुआ है, पहले से मानसिकता बना लिया है कि ये जो चिल्ला रहा है गलत है, चिल्ला रहा है, मुझे इसकी सुननी ही नहीं है, भले वो सही चिल्ला रहा हो, उसकी जो डिमांड है, उसका जो प्रोटेस्ट है वो सही हो, बट अगले ने पहले से पूरा माइंड मेकअप कर लिया कि ये गलत ही है, मुझे इसकी बात सुननी नहीं, साला चाहे सर फोड़ ले। तो वैसे में आप क्या करेंगे, कितना प्रोटेस्ट करेंगे? वो प्रोटेस्ट लंबा चलेगा, और जो क्षेत्रीय प्रोटेस्ट है ना उसको एक प्लेटफॉर्म पे कोलैबोरेट करके लाना पड़ेगा। जब ये प्रोटेस्ट बड़ा होगा तो इस देश की मिट्टी में वो जुनून है, वो शक्ति है, वो आंदोलन की ताकत है कि अंग्रेजों को भगा दिया इस देश के किसानों ने, इस देश के लोगों ने। तो ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं ना, जो तानाशाही की तरफ मुखर हो रहे हैं, उन्हें भी भागने में टाइम नहीं लगेगा। उन्हें वक्त रहते समझना पड़ेगा कि अगर देश के लोग आंदोलन पे उतर आए अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के, तो जब अंग्रेजों से लड़ सकते हैं हम लोग के बाप दादा, तो इन लोगों से भी लड़ सकते हैं। भारत 1700 के अराउंड में कृषि उद्योग प्रधान देश था। 1947 के बाद संविधान लागू हुआ और फिर भारत के एक नेता ने उठा और बोला कि भारत कृषि प्रधान देश है। क्या आज आप भारत को कृषि प्रधान देश कह सकते हैं? देखिए, भारत बिल्कुल तौर पे कृषि प्रधान देश था, है, और भविष्य में भी रहना चाहिए अगर आंदोलन होते रहेंगे तो। बाकी सरकार की मानसिकता ये है कि पूरी तरीके से कृषि को हटा करके यहाँ के जो कृषक है उन्हें बेसिकली लेबरर का टैग लगने वाला है कि वो लेबर है। और जितना ये कानून बन रहे हैं, जैसे अभी इंडिया अमेरिका ट्रेड डील हुई, वो क्या है, वो एक पटकथा है, वो एक शुरुआत है कि यहाँ के किसानों को कैसे मजदूर बनाया जाए और इंडिया को कैसे सस्ता लेबरर कंट्री बनाया जाए। जैसे आपने बिहार की बात की, बिहार आज की डेट में किसके लिए जाना जाता है? लेबर्स के लिए। बिहार इसलिए नहीं जाना जाता कि वहां बिहार झारखंड लेबर धान का बेल्ट है, धान की खेती बहुत अच्छी होती है। बिहार सिर्फ इसलिए जाना जाता है क्योंकि 2006 में वहां मंडी बंद कर दी गई, तो वहां का किसान अपनी फसल बेच नहीं पाता। वहां का धान 800-900 में हरियाणा और पंजाब के जो व्यापारी है वो खरीद के यहाँ से और ले जाके हरियाणा और पंजाब और रामपुर में बेचते हैं। रामपुर में 10,000 करोड़ का घोटाला है ये धान के क्रय केंद्रों को लेकर के, ये रामपुर अपना उत्तर प्रदेश वाला। तो जब जो कंडीशन बिहार की है वही कंडीशन सरकार जो है इस कृषि प्रधान देश को बनाना चाहती है लेबर प्रधान देश, और सरकार की मजदूर प्रधान है, मजदूर प्रधान देश। चाहे 2020 की का तीनों कृषि कानून रहा हो और चाहे इंडो अमेरिका आपका ट्रेड डील रहा हो, इसकी भी मंशा वही है और उससे कई गुना घातक ज्यादा है ये। अच्छा, इस पे बड़ा मुझे एक मजेदार चीज याद आई कि अडानी ग्रुप ने हरियाणा और पंजाब के रीजन में कई सारे वेयर हाउसेस बनाए थे, जैसे हिमाचल में बनाना चाह रहा था, और उसी लिए किसानों ने विरोध कर दिया था। तो वो वेयर हाउसेस का हुआ क्या, चल रहे हैं कि बंद है एकदम? वो तो देखिए, जैसे आपको मैं बता दूं कि ये फार्म लॉ तो बहुत देर में आया। फार्म लॉ आने से पहले उसने बड़े बड़े अपने गोदाम बना दिए थे, साइलेजेस बना दिए थे, और सरकार जो है सब्सिडी पे ऐसे ऐसे ड्रोन लेकर के आई थी उन लोगों को देने के लिए। अब जो ड्रोन बट रहे हैं ब्लॉक में और जगह जगह बट रहे हैं, वो ड्रोन अडानी और अंबानी के लिए बनाए गए थे। मतलब आप सोचिए कि उस ड्रोन की क्षमता है कि वो एक दिन में 1,000 एकड़ स्प्रिंकलिंग कर सकता है। 1,000 हेक्टेयर फील्ड के ऊपर वो दवाइयां छिड़क सकता है। तो भारत में कौन ऐसा किसान है जिसके पास 1,000 एकड़ खेती है, वो भी यूपी, पंजाब और हरियाणा में 2 बीघा, 4 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा, ज्यादा ज्यादा 100 बीघा। भाई जमींदारी उन्मूलन लगा रखा है सरकार ने, तो 20 बीघा से ज्यादा वैसे भी किसी के पास नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे आखिर वो आए किसके लिए थे? 1,000 एकड़ किसकी खेती है? क्योंकि सरकार का था कि 3 कानून लाएंगे, उसमें ऐसे ऐसे उद्योगपतियों को हम फायदा पहुंचाएंगे। क्योंकि देखिए, फूड का सेक्टर ऐसा है, कृषि सेक्टर ऐसा है कि इसमें बहुत पैसा है। आप हो, हम हो,
मोदी जी हो, योगी जी हो, चाहे इस देश का नहीं, इस पूरे वर्ल्ड का कोई भी हो, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, अगर उसकी सांस ले रहा है तो उसको खाना चाहिए। और खाना कहाँ से आएगा? जमीन से, एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो जिस दिन ये उस पे हावी हो जाएंगे, या 2020 में अगर ये मंसूबों पे कामयाब हो जाते, तो एक रोटी की कीमत आज होती 50 रुपए, जो आज 20 रुपए 25 रुपए में गेहूं मिल जा रहा है, 2 रुपए पिसाई दे करके 27 रुपए में 1 किलो आटा मिल जा रहा है, 27 से 30 रुपए में। आप, अब ये बात अलग है कि आप रामदेव का आटा खरीदेंगे और आशीर्वाद का खरीदेंगे तो 50 रुपए और 60 रुपए मिलेगा। तो वही, जो जितने में आप 30 रोटी बना सकते हैं ना, उतने में उसके उससे डबल रेट देके आपको एक रोटी मिलती। और लोग जो है सिर्फ एक रोटी मिल जाए उसी को अपना विकास समझते और चुपचाप आंख बंद करके इनकी बधुआ मजदूरी करते। तो आंदोलन में वो ताकत है, और आंदोलन इस देश में होने चाहिए। नहीं तो जिस दिन अगर खेती के सेक्टर पे सरकार का और खासतौर से उद्योगपतियों का कब्जा हो गया, तो आप याद करिए कि वही दिन आ जाएंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपनी राज के खिलाफ यहाँ के लोग लड़े थे और उस देश को आजाद कराया। और आज तक ये जो आजाद भारत कहा जा रहा था, ये आने वाले दिनों में अगर आंदोलन नहीं हुए और सरकार की गलत पॉलिसीज का विरोध नहीं हुआ, तो आने वाले समय में हो सके कोई विदेशी कंपनी तो ना है, लेकिन अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों का गुलाम ये देश हो जाए और फिर से कंपनी राज की यहाँ स्थापना हो जाए। सरकार के जो जो भी मोटिव है, सरकार के जो भी कानून है, जो नियम सरकार बना रही है, जो मनसा बना रही है, वो पूरा पूरा वही है कि इस देश को लेबर कंट्री घोषित किया जाए, सस्ता लेबर यहाँ प्रोवाइड किया जाए, और पूरे वर्ल्ड के जो कंपनी वाले हैं बड़े बड़े, चाहे वॉलमार्ट हो चाहे कोई भी हो, वो आकर के यहाँ अपना सेटअप लगाए, अपना धंधा लगाए, और यहाँ के जो किसान है वो लेबर बन के उन सस्ती मजदूरी में वहाँ का काम करें। इजरायली एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से विश्व में सबसे एडवांस चल रही है। इसका एप्लीकेशन गुजरात में होता है, जहाँ पे मतलब मेरे ख्याल से हमारे प्रदेशों के मुकाबले खेती बहुत ज़्यादा उपजाऊ है नहीं, और वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से होता है। ये चीज़ उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो पा रही? यहाँ के किसान क्यों नहीं उस रेवोल्यूशन की ओर जा रहे, जबकि हमारी ज़मीन भी उपजाऊ है? मैं देखता हूँ कि लोगों ने कई ऐसी जगह पे जहाँ पे मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते, केसर की खेती कर रहे हैं और तमाम प्रकार की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारा किसान जो है वही एक पुरानी कह सकते हैं कुंद बुद्धि वाले तरीके से कि इस साल गेहूं बोई, अगर अगले साल बाजरा बोई, अगले साल अरहर बोई, बस उसी में गेहूं आगरा मतलब गेहूं बाजरा और अरहर में ही अटका हुआ देखिए, है। गुजरात की आपने बात की, तो गुजरात में क्या है ना कि वहाँ मार्केट है, क्योंकि चारों तरफ से बंदरगाह है, वहाँ की सरकार ने उस पर काम किया, सरकार ने उद्योगपतियों को आगे किया उनको फायदा पहुंचाने के लिए। और वहाँ के सारे बंदरगाह पोर्ट आपको बताना नहीं होगा, हवाई अड्डा चाहे कुछ भी, सब कुछ अडानी के अधीन है। ठीक, वहाँ मार्केट है, वहाँ से लेकर चीजें इंपोर्ट हो जाती हैं। यहाँ उस तरीके की मार्केट सरकार दे, तो सरकार जब मार्केट नहीं देगी तो हम सेफ्रॉन उगा के क्या करेंगे? केसर उगा के कितना खुद खाएंगे? कहाँ से खाएंगे? सरकार पर लाइसेंस तो दे कि आप केसर उगा सकते हो। आजकल एक और चीज चली हुई है, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। कि खेत में 3 साल आप गोबर डालिए, पानी डालिए, गोबर डालिए, पानी डालिए, और उसमें एक भी पेस्टिसाइड यूज नहीं करना है। यही गवर्नमेंट पेस्टिसाइड को प्रमोट करी, यही सिस्टम था ना 1947 के बाद में। इन्होंने यूरिया पेस्टिसाइड को सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि हमारे खेतों में आज यूरिया की मात्रा बहुत हाई मिलती। ऐसा कोई किसान मुझे नहीं लगता यूपी के अंदर होगा जो यूरिया का प्रयोग ना करता हो। अब उस यूरिया के असर को खत्म करने के लिए हमें 3 साल खेती छोड़ के ऑर्गेनिक उस पर जाना है, और गवर्नमेंट ठप्पा लगाती है, उसका कोई ऑफिशियल आता है, उनकी एक अथॉरिटी बनी हुई है जो आके ठप्पा लगाएगी आपको कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है। और कहते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है। मैं खुद ऑर्गेनिक खेती में उतरा था मेरे फार्म हाउस में मैंने करने का प्रयास किया, तो 1-1.5-2 साल तक हम लोगों ने वो किया, मेरे जानने वाले कई लोगों ने किया, लेकिन वो जो प्रोडक्ट निकले उसको ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कराने तक के प्रोसेस में को देखा जब मैंने, तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद में उसका कोई मार्केट भी नहीं है। देखिए, मार्केट तो ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा है, यहाँ क्योंकि हर आदमी, हम बता रहे हैं, हर आदमी चाहता है आज की डेट में। आज क्या है, 10 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, 10 साल का बच्चा बीपी और शुगर का पेशेंट हो जा रहा है। तो सबको पता है कि क्यों है, पेस्टिसाइड्स और जो आप ये यूरिया और ये नया वाला यूज कर रहे हैं, ग्लूकोटोन, ठीक है, ग्लूकोटन वाला ग्लूकोन जो आ रहा है, हाँ, गेहूं उसके हो गया। वजह से है गेहूं के अंदर। मतलब एक समय गेहूं की इतनी डिमांड थी, लोग जो पुराने अपनी जो ट्रेडिशनल ग्रेन्स थे उसको हटा करके हाँ। लोग गेहूं को ले आए। आज गेहूं अभिशाप बन गया है, ट्रेडिशनल गेहूं इसके अंदर भी ग्लूकोन बहुत प्रेजेंट ज्यादा है। हाँ। बट है क्या कि मार्केट तो इसका है, हर आदमी चाहता है कि यार मैं ये पेस्टिसाइड और यूरिया वाला नहीं खाऊंगा, मुझे ऑर्गेनिक कहीं से मिल जाए, गोबर वाला, खाद वाला, गौमूत्र वाला, हाँ। नीम के हाँ, वो के गौमूत्र पत्ते से वाला, प्रॉपर हाँ, वो उससे पेस्टिसाइड बना बनाते हुआ, हैं। वो मुझे मिल जाए तो मैं खाऊं।
लेकिन दिक्कत ये कि मिले तो मिले कहाँ, और अगर मिले तो भाव ऐसा है कि उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सरकार को ऑर्गेनिक पे जा करके उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी चीजों पे प्रयोग करके ऐसी दवाइयां, इस तरीके के उर्वरक लाने होंगे जिससे फर्टिलिटी बढ़े। प्रॉब्लम कहाँ आती है देखिए, हम 1 बीघे में गेहूं लगा लें और पेस्टिसाइड और ये सब अपना यूज करें, आपका यूरिया, ठीक, उसकी पैदावार, और उसी 1 बीघे, उसके बगल में 1 बीघे में आप ऑर्गेनिक करिए। अगर वो 6 कुंटल होगा तो ये 2 कुंटल होगा, लागत बराबर है। तो अब वो कितने का पड़ा? वो 75 रुपए 100 रुपए किलो जब आप उसको बेचने का प्लेटफॉर्म दोगे तब तो। दिक्कत क्या है कि जब तक उन चीजों पे लगाम नहीं लगेगा, या तो उसको पूरा बैन कर दे सरकार, तब ऑर्गेनिक प्रभावित होगी, और या तो ऑर्गेनिक जो खेती कर रहे हैं, आपने कहा कि उसको रजिस्टर्ड कराने की एक लंबी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को सरकार ढीली करे, उसमें सब्सिडी दे या लोगों को प्रमोट करे, और उस प्लेटफॉर्म पे ले जाकर के ऑर्गेनिक जो क्रॉप्स हैं उसको बेच सके, जो जो प्रोडक्ट है उसको बेच सके किसान। उसको जब आप प्लेटफॉर्म देंगे, उसको जब भाव मिलेगा, तो निश्चित तौर पे सब लोग ऑर्गेनिक की तरफ मूव करेंगे। जब तक आपका पड़ोसी नॉन ऑर्गेनिक करेगा और आप ऑर्गेनिक करेंगे, तो आप उसे कॉम्पिट ही नहीं कर पाएंगे। आप अपने खाने भर का तो उगा सकते हैं, जैसे मैं भी ऑर्गेनिक करता हूं तो बस अपने लिए ही। अगर बाहर आप उसको लेकर के जाओगे तो फिर वही है कि घर फूक के तमाशा देखने वाली बात इस पे शायद रामदेव के घी के ऊपर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भी एक बार कमेंट कर दिया था कि जब घी इतना महंगा है बनाने में, तो ये पता नहीं कहाँ से 500 देखिए, रुपए रामदेव जी का घी जो है वो मैंने कभी खाया नहीं आज तक, और भगवान न करे कि कभी खाना पड़े। मतलब वो उसका दिया भी जलाने लायक नहीं है, आप समझ लीजिए। 400 रुपए 500 रुपए किलो में घी, वो भी गाय का नहीं, गिर गाय का। वो उनके मतलब पुरखे भी नहीं खाए होंगे। वो आज से 50 साल पहले भी 400 से ज्यादा ही महंगा उसकी लागत आती होगी। जिस चीज की कॉस्टिंग 3000, 2500, 3000 के करीब है गिर गाय के घी की, मेरे पास है गिर गाय, ठीक, उसको आप 400-500 रुपए में पब्लिक को बेवकूफ ही तो बना रहे हो। सरकार कुछ कर नहीं रही, सरकार का कोई इस पर लगाम नहीं, रोक नहीं है। जो मन आ रहा है वो झूठ बोल रहे हैं। अब इन्होंने एक आटा निकाला तो बता दिया कि ये जो है आपका वो बढ़ा देगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देगा, कोरोना नहीं होने देगा। कोरोना काल में उन्होंने आटा लॉन्च किया था। मंत्र शक्ति से मतलब कौन सा यार ऐसी टेक्नोलॉजी है, क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जब तक अब है क्या कि उद्योगपति झूठ पे झूठ बोले, कुछ भी दुष्प्रचार करे, कुछ मतलब झूठ बोल के कैसे भी अपना प्रोडक्ट बेच दें, इनका उस पर कोई लगाम नहीं है। आप खुद सोचो कि 400-500 रुपए किलो में गाय का, वो भी गिर गाय का घी मिलना, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है किसी तरीके से। बट ये बेच रहे हैं चर्बी वाला घी, बना बना के, जानवरों की चर्बी गला गला के उसमें एसेंस डाल के, फ्रेगनेंस डाल के अपना बेच रहे हैं। लोग खा रहे हैं, किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी का लीवर फेल हो रहा है, किसी का हार्ट फेल हो रहा है, उससे गवर्नमेंट को मतलब ही नहीं है। अरे गिर गाय से मुझे याद आया कि शायद स्पेन में गाय जो थी वहां पे दूध नहीं बना पा रही थी, वहां की गाय टिक नहीं पा रही थी उस रीजन में, तो भारत से एक गिर गाय गई थी वहां पे, ब्राजील में गई थी, ब्राजील में गई थी। तो उससे शायद एक ब्रीड इन्होंने गिर लौंडा करके निकली थी वहां पे, गिरलैंडो कुछ ऐसे ही है, गिरलैंडो। तो बेसिकली हमारी नेटिव ब्रीड्स जो हैं उनके ऊपर भी शायद, वो भी तो कृषि से जुड़ा हुआ विभाग है, तो उन नेटिव ब्रीड्स के ऊपर भी शायद गवर्नमेंट काम नहीं करी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ गिर गाय की संख्या दिन प्रतिदिन भारत में खत्म होती जा रही है। देखिए, जो भी हमारी साहिवाल हो गई, गिर हो गई, हाँ, वो थार पारकर तुम, और या आपकी गिर है, या कांकरेज है, ये सब जो भी गाय थी, काफी दुधारू गाय है, हाँ, सिंधी है। तो ये सब गाय को तो सरकार खुद खत्म कर रही है ना, इस पे काम नहीं कर रही सरकार। काम किस पे कर रही? HF से। अभी अगर आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराना हो, तो आप अगर डॉक्टर को बुलाएंगे ना और बोलेंगे कि इसकी मैटिंग मतलब हीट पे है गाय, इसको ब्रीड कोई डाल दो, तो वो कहेगा मेरे पास HF है, मतलब हॉलिस्टीन फ्रीजियन का तो उसके पास है, लेकिन आप कहोगे कि थार पारकर का इसमें वो डाल दो, तो वो नहीं डाल पाएगा। तो सरकार खुद ही प्रमोट नहीं कर रही है, तो बढ़ेगा कहाँ से? उसको तो घर की चीजें हैं कि गाय जो 5 लीटर दूध दे रही है, 4 लीटर दूध दे रही है, इसको हटाओ, जो 20 लीटर दे रही है उसको लेकर के आओ। लेकिन गिर का तो जो तो सरकार प्रमोट नहीं कर रही है ना, तो मतलब गिर यहाँ से ले जा करके ब्राजील जो है, हाँ, उसको डेवलप कर ले गया, ठीक। अब उस पर फोकस किया मोदी जी ने कि थोड़ा सा गिर पे उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि गिर का कर्ज मुझे उतारना है, मतलब गुजरात की गिर है तो आप उसका कर्ज उतार रहे हैं, और जो यूपी की गाय है लोकल, उसका कर्ज नहीं है। गाय गंगा गोबर के नाम पे आप आए थे ना, हमारी जो तो लोकल लाल वाली गाय चलती उसको माँ कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, अब बिल्कुल गाय माँ के समान है, तो सबका कर्ज उतारो ना, आप सबके ऊपर काम करो। यूपी में जो लोकल में वो छोटी लाल वाली गाय चलती है, उसका नाम मैं शायद भूल रहा हूँ, गंगा तीरी इधर जाता है, हाँ,
उसका भी मिल्क वो जो आप कह रहे हो लाल सिंधी है उधर हाँ, की, हाँ। तो उसका भी मिल्क काफी कुछ डिफरेंट रहता है, देखिए क्योंकि मैंने कंडे पे पका दूध जितनी पिया भी है। देसी कैटेगरी की गाय है ना, हम्म, उनका एक अलग ही वो रहता है। और अभी जो माहौल आने जा रहा है, जो इंडिया अमेरिका ट्रेड डील की मैंने बात की, उसमें जो मेन सेक्टर है वो मिल्क का सेक्टर है। भारत का जो दूध का जो बाजार है ना, उस पे अमेरिका कब्जा करना चाहता है। और यहाँ दूध के किसानों की कंडीशन खुद बहुत खराब है। मेरी खुद की गौशाला है, मैं आपको बताऊं कि मतलब 30 रुपए 35 रुपए, बहुत गर्मी है तो 40 रुपए तक दूध बिक जाए, वो भी भैंस का। गाय का तो 30 के ऊपर नहीं जाता। तो उतने में आप बस गाय समझ लीजिए रख रहे हैं, उसके आप गोबर को कहीं इस्तेमाल कर लीजिए, उसके आप मूत्र को कहीं इस्तेमाल कर लीजिए अगर कृषि में, तो वो एक फायदे की चीज हो जाती है। बट चूंकि हम लोग के आस्था से, ट्रेडिशन से चीजें जुड़ी हुई है, हम लोग के धर्म से चीजें जुड़ी हुई है, तो लोग गाय पाल रखे हैं। लेकिन जिस दिन अमेरिका का ये इंडिया अमेरिका ट्रेड डील ये यहाँ कंप्लायंस कर दिया जाएगा, लागू हो जाएगा, तो सबसे पहले कोई मरेगा तो ये गाय भैंस जो रखे हैं ना, जो दूध के किसान हैं, वो मरेंगे। क्योंकि वो डेनमार्क और कहाँ कहाँ जो 60-60 70-70 लीटर दूध वाली गाय का दूध यहाँ पे आएगा पाउडर फॉर्म में, और यहाँ बिकेगा। आज हमें 30 रुपए बिक रहा है, वो ला करके क्या करेगा, 15 रुपए लीटर में बेचेगा। पब्लिक को क्या होगा कि भाई सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। डेनमार्क में सस्ता मिलते मिलते सुनिए, जियो का आपने नाम सुना है? जियो जब आया था तो शुरू में उसने क्या किया कि 1 साल तक फ्री हाँ, चला दिया। और जो एक कम्युनिकेशन सेक्टर में रेवोल्यूशन आया था 2G के बाद, वो रेवोल्यूशन कहाँ गया? सब खत्म हो गया। आज की डेट में सिर्फ जियो है, BSNL सांस ले रहा है, एयरटेल भी सांस ले रहा है, 3 ही कंपनियां बची, बाकी सब तो मर गए। VI भी थोड़ा बहुत बचा है, वो भी कहीं कहीं सांस लेके चलता रहता है। तो अब इसके बाद क्या है कि अब क्या किया उसने, अब लगा दिया 800। अभी आज की डेट में वो रात में कहेगा कि 8,000 रुपए का मैं दूंगा 3 महीने का प्लान, क्या करिएगा आप? लेना पड़ेगा ना। वही हाल होगा जब दूध मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। मोनोपोली क्रिएट करेगा, वो एकाधिकार कर लेगा। वही हाल हुआ अमेरिका के किसानों का, जब 1970 में वहां ये तीनों कृषि लॉ लाए गए, जो भारत में 2020 में लगाने की कोशिश की गई। तो 70 के बाद वहां किसान बचे कहाँ? वहां तो बड़ी बड़ी कंपनियां 5-5 10-10 हजार एकड़ की खेती करती हैं, और वही ला करके यहाँ सौदा बेचेंगे। उनको भी प्रति हेक्टेयर सरकार जो है 20 से 30 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। और वो सब्सिडी वाला जब ला के यहाँ बेचेगा, चाहे अपना दूध बेचे चाहे कोई भी प्रोडक्ट बेचे, तो यहाँ का किसान तो मर जाएगा। कहाँ से बेचेगा? 15 रुपए लीटर में दूध बेचेगा। 15 रुपए लीटर में तो हमारे चोकर का और चूनी का खर्चा नहीं निकलता। भूसा पानी छोड़ दीजिए, लेबर का चार्ज छोड़ दीजिए, तो क्या होगा? धीरे धीरे सब पशु आदमी हटा देगा, हटा देगा, हटा देगा। और जिस दिन हटा देगा, उसी दूध को कहेगा 500 रुपए लीटर दूंगा। अच्छा, हम जब मार्केट में दूध खरीदने जाते हैं, भैंस का दूध हो गया, तो 65 रुपए 70 रुपए लीटर हमको पड़ता है जब हम मार्केट से खरीदते हैं। वही दूध किसान जो है, आप बता रहे हैं कि 40-50 रुपए के रेट में बेचता है। बहुत ज्यादा बता दिया, बहुत नीचे आएगी। और कम में उसके उसके दरवाजे से और कम में जाता है दूध। हाँ, वो जो जाके जहाँ डेयरियों पे बेचता है, उसको 35 रुपए 40 रुपए लास्ट मिलता है, मार्केट में मिलता है 70 रुपए। तो जो मेन मुनाफा है इस देश का, वो इस देश के जो जमाखोर हैं और जो बिचौलिए हैं, जो उद्योगपति हैं, जो व्यापारी हैं, वो कमा रहे हैं। अरे डेनमार्क का आपने जिक्र किया था, डेनमार्क के लोग अपने देश की गाय का दूध नहीं पीते हैं। क्यों पियेंगे? जहर है, तो जहर कौन पिएगा? वो जहर है, HF का दूध जहर है। उसके अंदर सबसे ज्यादा पावर है कि वो कैंसर के जो सेल्स होते हैं हमारे अंदर ना, उसको सबसे तेज वो डेवलप करता है। तो वो तो पूरा पूरा जहर है। वो तो उसको आप पिएंगे, कब आपको कैंसर होगा, क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो क्यों पिएगा? वो भी उसको ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में आता है, वो कोई लिक्विड फॉर्म में नहीं आता। उसको पहले ड्राई किया जाता है। अच्छा, इससे ध्यान आया कि मैं देखता हूँ इस देश के अंदर आजकल कुछ ऐसी माताएं भी निकल आई हैं जो अपने बच्चों को पाउडर वाला दूध पिला देती हैं। अब देखिए, एक माँ के ये कहीं कल्चरल फेलियर तो नहीं है? बट हाँ ये है कि माँ तो भाई माँ ही होती है। बट हाँ, अगर ऐसा है तो ये पाउडर फॉर्म का दूध बहुत बेकार होता है। बच्चों के लिए और वो सब प्रोडक्ट जानते मार्केट हैं। में बिक रहा है तो क्योंकि देखिए, उन बच्चों के लिए जो है ना, वो अब किस तरीके से प्रचार प्रसार, मैंने क्या कहा, जैसे रामदेव है 500 रुपए में वो घी बेच रहे हैं गिर का, तो उसी तरीके से तमाम कंपनियां हैं जो फ्रॉड करके लोगों को मिसगाइड करके अपने प्रोडक्ट बेचती हैं। सरकार को उस पर काम करना होगा। और आप देखेंगे कि एक बच्चा जो अपने माँ का मिल्क फीड कर रहा है और एक पाउडर वाला मिल्क फीड कर रहा है, उसके बुद्धि में, उसके विकास में, उसके बल में, उसके शारीरिक क्षमता में, उसके बौद्धिक क्षमता में, मतलब कोई तुलना ही नहीं रहेगा। मतलब 0 से 100 का भी तुलना नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। डिफरेंस मैंने देखा है मॉडर्न फूडिंग के बाद से। आप देखेंगे जैसा कि अभी हमारे जो पाउडर जनरेशन आई है, ये पाउडर फीडेड जनरेशन, आप देखेंगे इनमें फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज हो जाता है।
लड़कियां बहुत 12-13 साल की उम्र में ही फिजिकली डेवलप हो जाती हैं, बच्चे बहुत तेजी डेवलप हो जाते हैं। डायबिटीज से लेके तमाम प्रकार की बीमारियां जो 30-35 साल की एज में आती हैं, 40 साल की एज में आदमी को आती हैं, आज 21-22 साल के लड़कों में आ रही हैं, बच्चों में आ रही हैं। तो ये भी एक चीज मैंने देखी है जो फूडिंग सेक्टर से ही कनेक्टेड मामला है, लेकिन हम उसको सीधे क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे कि कृषि उद्योग की मैं एक बार बात करूं तो मछली पालन और सुअर पालन जिसे कहा जाता है, पिक्स्ट्री शायद कहते हैं ना उसको, अ, इन इंडस्ट्री में भी अच्छा इनकम है, पर सरकार इसको प्रमोट नहीं करती। दूसरा, मैं देखता हूँ, जैसे मेरा खुद का मन था, मैं अपने खेतों में करना चाहता तो, बट हमारे घर परिवार के लोग ही हमारे अगेंस्ट में खड़े हो गए, कहीं ये नहीं करने देंगे। तो क्या हमारे किसान जो है कहीं एक कास्ट फैक्टर और सोशल फैक्टर के चलते इन सब इंडस्ट्रीज को नहीं डेवलप कर पा रहे, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बट हमने क्या बोला ना कि भारत जो है ना वो ऋषि और कृषि पद्धति का देश है। तो आपको जो भी नियम कानून बनाने होंगे वो लोगों की भावनाओं को देखते हुए बनाने पड़ेंगे, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए बनाना पड़ेगा। यहाँ काम क्या है ना कि बटा हुआ है, यहाँ बटा हुआ है कि कौन क्या काम करेगा। अब सोनार का काम अगर हम और आप करेंगे तो सोनार क्या करेगा, वो नहीं कर पाएगा। तो जो फील्ड बटा हुआ है, आप सबके लिए नियम कानून बनाते हैं, जो उस फील्ड में है वो उसका मजा लेता जाएगा। बाकी करने के लिए तो कोई रोक है नहीं। अब वो तो अपनी आत्मसंतुष्टि, आत्मज्ञान है, अपना खुद आप समाज में, सिस्टम में कैसे सरवाइव करेंगे। अगर आप करने के बाद ही सरवाइव कर सकते हैं तो कोई बाउंडेशन नहीं, आप करिए। बट अगर खुद की जमीर, खुद का आत्मा अगर इस चीज की गवाही ना दे रहा हो तो वो धंधा पानी आप नहीं कर सकते। अच्छा, मैं एक और इससे रिलेटेड किस्सा बता रहा हूँ, मेरे ही गांव का है। मेरे गांव में एक कम्युनिटी होती है जमादार, उससे आता है एक व्यक्ति, उसकी उम्र करीब थी 55 वर्ष। वो सुअर पालन का काम किया, उसने 20 सुअर से शुरुआत करी, अभी उसके पास 350 से ऊपर है, और उसकी इनकम बहुत जबरदस्त है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया वाले जो सुअर आते हैं उनका पालन करता है। उसके बच्चे जो हैं वो दिल्ली में जाके एक सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, हाथ में डंडा लेके एक दुकान के बाहर खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। तो जैसे आप अगर ट्रेडिशनल बात करें तो वो उनके उसके पुरखे वो काम करते हैं, उसने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया, लेकिन नई जनरेशन वो काम नहीं करना चाहती। नहीं, देखिए जबकि इनकम बहुत ज्यादा है। हर आदमी की अपनी अपनी मानसिकता, अपनी अपनी सोचने की क्षमता है। सोसाइटी भी तो कहीं ना कहीं, सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी ठीक है, बट मुझे वो काम, मेरा इंटरेस्ट की बात है ना, मेरे इंटरेस्ट की बात है ना, कि अगर मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, किसी का इंटरेस्ट नहीं है सुअर पालन में, तो जबरदस्ती तो आप उससे कराएंगे नहीं। मेरे पिताजी पुलिस में थे, तो जरूरी है कि मेरा इंटरेस्ट पुलिस में ही हो, मैं भी पुलिस वाला ही बनूं। मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था, मैं नहीं गया उस फील्ड में। तो जिसका जहाँ इंटरेस्ट है वो उसी काम को बेहतर कर सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। तो आपके बच्चे का या आपके सामने वाले का जिस चीज में इंटरेस्ट है, आप उसको वही काम करने दीजिए, उसमें वो रेवोल्यूशन ले आएगा, ये कंफर्म है। बट आप चाहोगे कि ये हमारी परंपरागत चीज थी, इसी में इसको हम करवाते जाएं, तो जरूरी नहीं कि नेता का बेटा नेता ही बने और आईएएस का बेटा आईएएस ही बने, किसान का बेटा किसान ही बनते बने। तो हैं, किसान के बेटा किसान भी बनते हैं, लेकिन उसी किसान किसान का बेटा किसान नौजवान भी बनेगा। बनता है जो बॉर्डर पे लड़ता है। किसान का बेटा किसान बने ना बने, नेता का बेटा नेता जरूर नेता बनता बनता है। है। हाँ, वो बना ही दिया जाता है। खैर, तो एक उत्तर प्रदेश के निवासी होने के साथ ही आप उत्तर प्रदेश के किसानों को ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं, ऐसा क्या बताना चाहते हैं कि वो आगे ग्रोथ कर सकें? दूसरी चीज कि हमारे देश के अंदर जो किसान हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि आलू की फसल इस बार अच्छी हुई, तो सबके सब आलू बोने लग जाएंगे, सबके सब आलू बोने लग जाएंगे। गेहूं की हुई तो गेहूं अगले साल बो देंगे। तो एक सिस्टमैटिक जो ऑर्गेनाइज तरीके से कि भाई इस क्षेत्र में आप आलू बोइए, इधर धान बोइए, इधर गेहूं बोइए, इधर बाजरा बोइए, ये एक मतलब सिनेरियो क्यों नहीं बन पाता? एक समंजस किसानों के बीच में एक ऐसी कनेक्टिविटी क्यों नहीं बन पाती है? देखिए, किसानों के बीच में इस कनेक्टिविटी के लिए सरकार को कुछ ना कुछ पे काम करना होगा, कि एक सेक्टर वो हो कि कहाँ पे क्या किस तरीके से होगी, जहाँ की जमीन जिस चीज़ को सपोर्ट करती हो वो उस चीज़ की खेती करे। आपने बोला कि आलू अगर बोए तो आलू ही ज़्यादा बो दिए। होता क्या है कि हर चीज़ में 3-4 साल बाद एक बूम आता है। जैसे इस साल, पिछले साल आलू की खेती अच्छी हुई, तो उसको सुन के उसका माहौल ऐसा बनता है कि फिर हर आदमी आलू लगा दिया। पिछले साल भाव ज़्यादा था, मार्केट में आलू इतना ज़्यादा आ गया कि फिर अब सब लेके पहुंचे, देखे कि ज्यादा है, तो व्यापारियों ने उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। फिर अब वो 2-3 साल तक लोग बोते रहेंगे तो उसका रेट नहीं भागेगा। 2-3 साल घाटा सहने के बाद सब फिर घर बैठ जाएंगे, क्या घाटा हो रहा है, फिर फायदा आ जाएगा, फिर अगले साल सब लगाने लगेंगे। इस चीज पे काम करना होगा। और रही बात कि किसानों को संदेश हम नहीं देना चाहेंगे, किसानों से अपील करना चाहेंगे कि अगर अब से भी अपनी फसल और नस्ल को बचाना है
तो लोगों को अपने अधिकारों को पहचानना होगा। आज हम और आप इस खुली हवा में आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं, तो इसके लिए जो क्रेडिट है वो हम लोग के पूर्वजों को जाता है। तो आज हम और आप हैं वर्तमान में, आने वाला जो भविष्य है, अगर हम चाहते हैं कि वो ऐसे ही सांस ले, अपनी बात को कहे बेबाकी से और कुछ भी कर सके, सम्मानजनक अपना जीवन जी सके, अपनी जमीन जिसको हम अपनी माँ कहते हैं उसको बचा के रख सके, तो उसके लिए हमें और आपको आज से संगठित होकर के अपने अधिकारों के लिए जो योजनाएं किसानों के लिए आ रही हैं वो धरातल पर उन तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, उस पर काम करना होगा। नहीं, सरकार जो है फंड से पैसे रिलीज करने के लिए बहुत से योजनाएं ब्लॉक स्तर पे चलाती है, लेकिन वही है कि जो थोड़ा सा एक्टिव है या जो ज्यादा सवाल जवाब करना चाहता है उसको दे करके उसका मुंह बंद करा दिया जाता है, और सारा फायदा जो है वो अधिकारी और व्यापारी उठा ले जाते हैं। और एक आम किसान बेचारा अपने खेतों में संघर्ष करता रहता है, वो घाटा सह सह के खेती करता है और लास्ट में आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते हैं बहुत से किसान। तो इस दिशा में ना जा करके हमें संगठित होकर लड़ना होगा, एक नया आंदोलन, नया क्रांति खड़ी करनी होगी, क्योंकि आने वाला जो समय है वो इतनी भयानक है कि इस देश के ही नहीं पूरे विश्व के व्यापारियों की नज़र वो भारत के खेतों पे है, क्योंकि इसे सोने की चिड़िया कही जाती थी। तो राजा महाराजाओं के वैसे नहीं, जो यहाँ की उपजाऊ भूमि है, जो उपजाऊ मिट्टी है, जिसे हम अपनी माँ कहते हैं, जिसे अपनी इज्जत पगड़ी मान सम्मान सब कुछ मान के चलते हैं, उसमें जो अन्न पैदा होता था इसलिए उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। और आज के समय में जो व्यापारी वर्ग है, जो कंपनियां हैं, उनकी नजर यहाँ के जमीनों पे है, और यहाँ के उस जमीनों के मालिक जो उसमें काम करते हैं, जिसे हम किसान कहते हैं, उन्हें पूरी तरीके से अपना बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी चल रही है। तो इसके लिए आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा होगा और पूरी ताकत के साथ सरकार से या किसान विरोधी ताकतों से लड़ने का काम करेगा। अच्छा, अभी कुछ समय पहले जेवर में जमीनें एक्वायर करी गई थी, दिल्ली में डीएलएफ ने जमीनें एक्वायर करी थी। जहां हम खड़े हैं ये भी एक जगह समय पे, जिस जगह पे हम बैठे हैं, ये आम के बाग थे। मलिहाबाद को आम का बाग कहा जाता है, लेकिन हाँ, लखनऊ आम का मैंगो एक्चुअल बाग था। मैंगो रीजन एक्चुअली लखनऊ था। तो यहाँ पे लोगों ने, मेरे सामने का स्टोरी है, यादवों के गांव थे, इन्होंने मुआवजा पाया, गाड़ियां ली। उधर शायद राजपूत और जाट और गुजरों के पास जमीनें थी, उन्होंने मुआवजा पाया, ली, गाड़ियां ले ली, घर बना लिया। अभी कोई लड़के का वीडियो आया कि मैंने आईफोन लिया था और आज इसका करंट मारता है और पैसे खत्म हो गए। तो भारत में जो किसान है, इसकी जब जमीन एक्वायर होती है, वहां पे उद्योगपति आके बिल्डिंग्स खड़ी करते हैं और तमाम डेवलपमेंट लाते हैं। ये वही किसान उन्हीं बिल्डिंग्स में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में खड़ा मिल जाता है। वो किसान तब जमीन में मेहनत कर रहा था, आज वो नौकर हो चुका। कल पहले अपनी जमीन का मालिक था, आज वो किसी बिल्डिंग के आगे नौकर खड़ा हुआ है। 4-5% ही लोग उसमें ग्रोथ कर पाते हैं, बाकी लगभग सब बर्बाद हो जाता है, करोड़ों रुपए आ जाए, और जमीनें लिमिटेड हैं। तो क्या भारतीय किसान यूनियन कोई ऐसा आंदोलन खड़ा करने वाली है कि सरकार ये अंधा डेवलपमेंट जो होता जा रहा है, जो कृषि उद्योग, मतलब कृषि वाली जो जमीनें उनको खत्म करके बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़े करते जा रहे हैं, इसको रोके? क्योंकि अभी जिस जगह पे हम हैं, आज से 20 साल पहले ये खेत थे, 25-30 साल पहले ये खेत थे। आज यहाँ आबादी बसी हुई है, लोग अपना घर गांव छोड़ के आ रहे हैं। इन खेतों की भरपाई कैसे होगी? देखिए, सरकार यहाँ का जो मैंने क्या प्रोडक्ट बोला था वो कहाँ जाएगा, कहाँ से देखिए, मैंने क्या बोला कि जो गवर्नमेंट है वो जब चंदे से और कमीशन खोरी से इन सब चीज़ों से हटेगी और किसान के हित में सोचेगी, तब इस पे कुछ लगाम लगेगा। जैसे बॉम्बे है, वहाँ हाई राइज बिल्डिंग का आ गया। पहले वहाँ 15 मंजिला या 10 माले तक की बिल्डिंग का परमिशन था, अब वो 35 माले तक हो गया। तो वहाँ के बिल्डर्स क्या करें, वहाँ तो जमीन उतनी है, लिमिटेड है, अब वो 10 माले की बिल्डिंग को तोड़ करके उसी में 35 माला बना रहे हैं। जो 10 माले तक थे उनको भी उसी में सेटल कर रहे हैं, ऊपर नए दे रहे हैं। तो एक तो सरकार को ऐसी टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों पे सोचना पड़ेगा कि हाई राइज बिल्डिंग है, इस तरीके की चीज़ों पे काम करना होगा कि देखिए, हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन किसानों के और अपने विनाश की कीमत हम विकास से नहीं कर सकते। अगर हम देखें कि वहाँ हमारा विनाश हो रहा है आपके विकास के चक्कर में, तो निश्चित तौर पर उसका हम प्रतिरोध करेंगे, उसका विरोध करेंगे। पहले की स्थिति अलग थी, पहले लोगों को नहीं समझ में आया, पहले के लोगों को पैसा दिखा, खेती किसानी से हट के उनको लगा कि शहर बस जाएगा, तमाम सपने दिखाए गए। लेकिन आज 25-30 साल बाद उनकी जो स्थिति है उसको आज का किसान देख रहा है, जिसके बाद अपना खेत खलिहान बचा हुआ है, कि ऐसे ही लालच उनको दिया गया था। तो एक जागरूकता, एक चेतना आई है किसानों के अंदर। आप देखिए कि कितना ज्यादा विरोध हो रहा है जमीनों का। पहले भूमि अधिग्रहण का इतना विरोध नहीं होता था, आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले 1-1 रुपए में इतना विरोध नहीं होता था, ठीक है। लेकिन आज क्या है कि आज विरोध होना शुरू हो गया है।
गवर्नमेंट को अगर विकास के नाम पे जो जमीनें लेती है, रोड है, हाईवे है, एयरपोर्ट है, बिल्डिंग्स है, कॉलोनाइजर जो होते हैं, जो अपना टाउनशिप बनाते हैं, इस तरीके के बिल्डर्स को जो जमीनें आप दे रहे हो, तो एक ऐसी व्यवस्था बनाओ कि जिनकी जमीन जा रही है, वो जमीन क्या है कि उस हमारे पूर्वजों, उसके पूर्वजों ने पता नहीं कितने युगों से उसी से अपना जीवन यापन किया, जमीन एज इट इज बची हुई है, उसका राजा है, उसका मालिक है वो, और आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियां उसी में भी पलेंगी बढ़ेंगी। तो उस व्यवस्था को देखते हुए कि वो जमीन उसके पास किस तरीके से आई है और आगे किस काम में जाएगी, कहां तक उसके साथ चलेगी, तो अगर आप जमीन ले रहे हो तो उसको आप ऐसी व्यवस्था करो कि उसकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो वहीं में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ना करके उसमें कुछ शेयर होल्डर या कुछ इस तरीके की व्यवस्था सरकार बनाए कि आने वाले उसकी जो जनरेशन है वो उसमें फले फूले और तरक्की करे, बढ़े, उसको कोई दिक्कत ना हो। नहीं ये ना हो कि आज आपने 2 करोड़ दे दिए तो मर्सिडीज खरीद ले, अपना बंगला बनवा ले, कल को फिर खाली हाथ हो जाए तो उसके बच्चे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करें। सरकार की मंशा ही है कि जो किसान है वो और नीचे चला जाए। आपको मैं बता दूं, आपने कहा कि किसान अपने भाव के लिए तरस रहा है। आप 1967 को अगर आधार वर्ष मान के चलेंगे ना, और अगर वो भाव आप दे देंगे, तो जो आप कहें ना कि किसानों की माली हालत एकदम फटे हुए धोती में और गंजी में और बिना बनियान के दिखती है, सर पे पगड़ी बांधे धूप की तरफ देख रहा है, बारिश के लिए तरस रहा है, वो स्थिति नहीं रह जाएगी। 1967 में गेहूं का जो कीमत था वो 1 कुंटल गेहूं 70 रुपए का था, 70 75 75 रुपए का। और एक जो सरकारी स्कूल का टीचर था उसकी जो तनख्वाह थी मात्र 70 रुपए थी, 1 महीने की। 1 महीने की उसकी कीमत मतलब तनख्वाह 70 रुपए और गेहूं 1 कुंटल 75 रुपए का। आज उस मास्टर की जो तनख्वाह है वो 70,000 के ऊपर जा चुकी है। और गेहूं कहाँ पहुंचा 70 रुपए से? 1600 1700 1800 2000। 2500 मैक्सिमम। ठीक। सोने पे आप आ जाइए, सोना 210 रुपए तोला था, 12 ग्राम के आसपास का तो तोला होता था, 10 ग्राम वाला नहीं। तो 3 कुंटल बेच करके गेहूं जो है ना, वो किसान 1 तोला सोना खरीद लेता था। आज कै कुंटल 1.5 लाख रुपए सोना पहुंच गया, कै कुंटल गेहूं उसको बेचना पड़ेगा, जोड़ लीजिए आप। तो सरकार भाव नहीं दे रही है ना। सरकार ने तो हमेशा छल किया, कोई भी सरकार रही हो, मैं इसी सरकार की बात नहीं करता। सरकार का मतलब कि छलिया। कोई भी पार्टी अगर सत्ता में आएगी, किसान अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ा नहीं, संघर्ष नहीं किया, ये नहीं दिखाया कि अगर हमारे साथ गलत करोगे तो हम लड़ना जानते हैं, हमारा भी वही खून है, तो सरकार निश्चित तौर पे उसको बेचने का काम करेगी, उसको हटाने का काम करेगी। और अपने मित्र जो उनको चार्टेड प्लेन देते हैं चुनावी रैलियां करने के लिए, जो उन्हें चंदा देते हैं, जो उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड देते हैं, उनके हित में वो काम करेगी। हमारे घर में एक बात कही जाती है कि जमीन माँ होती है और माँ को बेचा नहीं जाता। लेकिन सरकार जब जबरदस्ती आपसे आपकी जमीन लेने के लिए कोई जियो पास करती है, कोई नया प्रावधान ले आती है, तो और प्रदेशों में तो हल्ला उठता है, उत्तर प्रदेश में नहीं उठता इस प्रकार से। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप भारत में सबसे स्मार्ट किसान किस प्रदेश के किसान को मानते हैं? देखिए, सबसे स्मार्ट जो है वो पंजाब के और आपके हरियाणा के किसान हैं, क्योंकि हरियाणा किसान लड़ना जानते हैं। और उत्तर प्रदेश भी कहीं से कम नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखेंगे आप, बहुत आंदोलन हुए। और आज के परिवेश में अगर पिछले 8-10 सालों की बात देखें, जब से कम्युनिकेशन में सोशल मीडिया और तमाम चीज़ें आई हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नेशनल मीडिया की क्या स्थिति है। ठीक। वो आप जैसे साथी हैं जो पॉडकास्ट के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक न्यूज़ गांव गांव तक पहुंचा देते हैं, तो तब से इन चीज़ में जरूर आया। जैसे आप अभी आजमगढ़ देखिए, आजमगढ़ में जो एयरपोर्ट के लिए ज़मीन एक्वायर की गई, वहाँ आज भी आंदोलन चल रहा है। वहाँ मदुरई की इस तरीके से कुछ नाम है उसका, मंदुरी या इस तरीके से कुछ है, जहाँ एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है। मैं गया हूँ 2 बार वहाँ पे, तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इलाहाबाद में रिंग रोड के लिए ज़मीनें एक्वायर की जा रही हैं, वहाँ एरो सिटी के लिए ज़मीनें एक्वायर की जा रही हैं। वहाँ आपको मैं बताऊं कि क्या स्थिति है कि वहाँ पे डीएम ने सर्किल रेट को 5 गुना कम कर दिया। अभी पिछले साल एयरपोर्ट का कॉरिडोर बनने के लिए गवर्नमेंट ने वहाँ जमीनों को एक्वायर किया और 2 करोड़ 40 लाख रुपए पर बीघे का मुआवजा दिया एक किसान को। 2 करोड़ 40 लाख रुपए पर बीघा। अभी अभी बहुत अच्छा रेट था। अभी क्या है कि अब उसी मतलब जिले में उसी जिलाधिकारी ने उन्हीं गांव की जमीनों का, जिनका 2 करोड़ 40 लाख रुपए बीघा मुआवजा मिला था, अब नया सर्किल रेट लेकर के आ गए कि अब वो जमीनें एक्वायर होंगी तो 2 करोड़ रुपए हेक्टेयर मिलेगा, मतलब मात्र 40 लाख रुपए बीघा।
जिन जमीनों का आप 1 साल पहले 2,40,00,000 दे करके आ रहे हो, उन जमीनों को अब आप कह रहे हो कि हम 40 लाख रुपए बीघा देंगे। कौन देने देगा? वहां भी आंदोलन चल रहा है, मिर्जापुर में आंदोलन चल रहा है, आपके बनारस में चल रहा है पड़ाव पे, वो चंदौली में चल रहा है। तो इधर भी मूवमेंट शुरू हो गए, खासतौर से जमीनों के अधिग्रहण को लेकर के। और ये एक अच्छी शुरुआत, अच्छी पहल है कि जमीन माँ है। और माँ क्यों है उसको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भाई पता नहीं कितने लोगों को पाल दिया। माँ क्या करती है? अपने गोद में अपने बच्चे को लालन पालन नहीं करती है ना। तो ये जमीन माँ है क्योंकि पता नहीं कितने पूर्वजों को पालते चली आई और पता नहीं कितने आने वाली पीढ़ियों को पालेगी। तो इसलिए इसको माँ कहा जाता है। तो इस माँ को बचाने के लिए आंदोलन जगह जगह शुरू हो गए हैं। और अगर ऐसे ही आप जैसे सोशल मीडिया के साथियों का साथ मिलता रहा और किसान की, गांव की, गरीब की, खेत की, खलियान की आवाज़ को आप लोग उठाते रहे, तो निश्चित तौर पे आने वाले में समय में ये आंदोलन बहुत विकराल रूप लेगा। और देश की आज़ादी का गला घोटने का काम जो सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, फिर से यहाँ कंपनी राज को स्थापित करना चाह रहे हैं, उसके खिलाफ आंदोलन होंगे। और ये देश फिर से स्वतंत्र भारत जैसे था वैसे ही आगे बढ़ेगा। तो ये थे श्री अनुज सिंह जी, युवा किसान लीडर। और कहीं ना कहीं इनकी बातों से मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि हम गांव में अपनी जमीनें छोड़ के, अपने घर को छोड़ के शहर की इस चार दीवारी, इस स्वर्ण जड़ित पिंजड़े में बैठे हैं। और शायद हमारी हवाओं में जहर भी इसीलिए है क्योंकि हमारे दिमाग में इस समय पर्दे पड़े हुए हैं। हम देखते तो हैं पर देख नहीं सकते हैं, हम सुनते तो हैं पर समझ नहीं सकते हैं, और हम कहना तो चाहते हैं पर हमारी जुबान बंद है क्योंकि हम और उन मुद्दों पे उलझे हुए हैं जो जरूरी नहीं है पर हमें लगते जरूरी हैं। इस देश की जमीन, इस देश का किसान इस देश के लिए उतना ही जरूरी है जितने हमारे फौजी, जितनी हमारी युवा पीढ़ी, जितना हमारा एजुकेशन सेक्टर है। पर कहीं ना कहीं पे बीएससी करने के बाद में एक छात्र कृषि उद्योग बनाने के बजाय, कृषि कार्य में जाने के बजाय किसी सरकारी नौकरी की ओर भागता है, वो किसी कंपटीशन की तैयारी में लग जाता है। और उसके पीछे कारण होता है कि हमारे कृषि प्रधान होने के बीच में आने वाली बाधा, हमारा सिस्टम, हमारे नेता, हमारे उद्योगपति। इन चीजों को लेकर हमें सोचना चाहिए, कहना चाहिए, बोलना चाहिए। बोलने से बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि शायद किसी ने कई वर्ष पहले कुछ कहा था और यह देश आजाद हुआ। शायद किसी ने कुछ समय पहले कहा और इस देश में सरकारें बदल गईं। बोलने का बहुत इफेक्ट पड़ता है। मैं अनुरोध करूंगा कि बोलिए। और यह मुद्दा बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही गहरा है। आप समझिए, नहीं तो कीमत आपकी आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी। इसी के साथ बेलगाम बंदा के इस एपिसोड को हम खत्म करते हैं। नमस्कार।